हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करवा चुका हूं, और जिस पॉजिटिविटी और जिस एनर्जी से हमने लास्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज भी उम्मीद करता हूं कि उसी ही पॉजिटिविटी और उसी ही एनर्जी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है। प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे लिए। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन है, मतलब 4.2 का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज़ वाला भी मत बोलो आप, इसको हमें एक्सपैंड करना है और इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल आना चाहिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको एक्सपैंड कर दो अगर करना चाहते हो। बट क्योंकि यहाँ पर डबल टर्म्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और मुझे और आपको उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर प्रॉपर्टीज़ लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं और देखते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज़ लगानी हो तो हमारे पास हमारी मैपिंग है, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी मैपिंग कहती है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है और कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर है बट वो इसके साथ कोई टर्म है। तो अगर बी सी है यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो इस तरह से ये फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं है। अब उसके बाद हमारे दो ऑप्शंस हैं, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम। क्या कुछ कॉमन आ रहा है देखते हैं। यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ से सी आ रहा है। तो मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकाल सकता हूँ। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए फ्रॉम कॉलम 1, बी फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, देखो आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर कॉलम मतलब कि 1 से ए बाहर आएगा, फिर बी, फिर सी। ठीक है, तो मैंने ए बी सी लिख दिया। यहाँ से ए बाहर है तो ए रह गया, ए बाहर है तो बी रह गया, ए बाहर है तो बी रह गया। बहुत सिंपल टर्म्स बन गई हैं। बी बाहर है तो सी रह गया, बी रह गया, बी बाहर है तो सी बाहर है तो ए रह गया, सी रह गया। यहाँ पर सी बाहर है तो ए रह गया, सी बाहर है तो सी रह गया। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। अब इसके बाद हम फिर से अपनी मैपिंग के पास जाएंगे और मैपिंग में हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्या ये वाली सिमेट्री बन रही है? ए यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सी 2 जगह पर है, 3 जगह पर नहीं है, मतलब ये वाली पोजीशन तो नहीं है। अब ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं। तो ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रोज और कॉलम्स आल्सो बाय प्रॉपर्टी 6, ट्राइंग टू मेक जीरो और सिमेट्री। तो ज़ीरो और सिमेट्री बनाने की ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैं जो है वो ज़ीरो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें से देखो, ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं देखो ज़ीरो नहीं पहले बनेगी, देखो क्योंकि मुझे इतना पता है कि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके, मतलब ये जो डबल टर्म है इसको सिंगल टर्म में ले जा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं ना रो 2 पे ऑपरेट करने वाला हूँ। तो मैं रो 2 में से ना रो 3 को माइनस कर देता हूँ। रो 2 में से मैं रो 3 को माइनस कर देता हूँ, देखता है हमारे पास कितना आता है। ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, रो 1 में मुझे कोई चेंज नहीं करना तो उसको तो आप ऐसे ही लिख लो ए सी ए प्लस सी। रो 2 में मुझे चेंज करना है ना, तो रो 2 माइनस रो 3, यहाँ पर ए प्लस बी है, वहाँ पर बी है, तो कितना रह गया ए। तो देखो ए रह गया यहाँ पर बी है, वहाँ पर है बी प्लस सी, तो कितना आएगा बी माइनस सी, तो माइनस सी। अच्छी बात है वैसे। ठीक है,
तो यहाँ पर ए है, वहाँ पर सी है, तो ए माइनस सी। रो 3 को वैसे ही लिख दो, बी प्लस सी। देखो ये मैं सब कुछ आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो मैं भी एक ही बार में 2-2 स्टेप्स कर सकता हूँ। ठीक, अब उसके बाद ज़ीरो बनाना है ना। आप चाहो तो इसको ज़ीरो कर सकते हो, इसको ऐड करके, आप चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि मैं ऐड ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपके टीचर्स के जो आपके क्लास टीचर हैं उसके जो स्टेप्स होंगे, उनके जो स्टेप्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं मेरे से, मेरे स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं आपसे या आपके क्लास टीचर से, आपके भी स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम सबका जो आंसर है वो सेम आएगा अगर हमने एक्यूरेट किया है। अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो आपको मतलब कि स्टेप्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैपिंग हमारे साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा करते हैं रो 1 में चेंज करते हैं। तो रो 1 में मैं रो 2 को ऐड करने वाला हूँ, तो मुझे मेरी पहली ज़ीरो मिलेगी। ज़ीरो से मुझे बहुत खुशी मिलती है, वैसे मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं आने चाहिए आपके। ठीक है, देखो रो 1 प्लस रो 2, रो 1 में ए है, फिर यहाँ पर भी ए है तो 2a, यहाँ पर सी है, वहाँ पर माइनस सी है तो ज़ीरो, वहाँ पर a प्लस सी है प्लस a माइनस सी तो 2a। अच्छी बात है, यहाँ पर भी 2a बन गया। ठीक है, तो a माइनस सी, a माइनस सी, b प्लस सी, c। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करते हैं, ये 2a है ना, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कम हो जाएंगी, और वैसे भी मुझे a² तो बाहर चाहिए ही। तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2a फ्रॉम रो 1, तो मैं रो 1 से कॉमन फैक्टर को बाहर लिख रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 2a ABC, यहाँ पर 1 0 1 a माइनस सी b प्लस सी। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही लिख लिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो देखो अब देखो मैं आपको फिर से अपनी बात रिपीट करने वाला हूँ। देखो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो काफ़ी हल्का हो चुका है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी कम है, तो अब इसको एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपैंड करने में कंफर्टेबल हो कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि अब 1 और 1 है, क्यों ना मैं एक ज़ीरो और बना लूँ, तो मैं वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर यही करने वाला हूँ। तो मैं कॉलम 3 पर ऑपरेट करने वाला हूँ, कॉलम 3 में से मैं कॉलम 1 को माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, फिर से बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपैंड करना, आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2a² BC। तो कॉलम 3 पर ऑपरेट करना है, तो कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो, कॉलम 2 को भी वैसे लिख लो। अब कॉलम 3 में हमें चेंज करने हैं, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 3 में 1, वहाँ पर 1, तो कितना आएगा 0। कॉलम 3 में a माइनस सी है, वहाँ पर a है, तो कितना आएगा माइनस सी। और यहाँ पर कॉलम 3 में c है, वहाँ पर b है, तो c माइनस b, कितना आएगा c माइनस b। ठीक है, अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 ज़ीरो बन चुकी हैं, बट मुझे यहाँ पर एक और स्टेप दिख रहा है माइनस सी और माइनस सी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये ज़ीरो बन जाएगी, एक और टर्म हमारी ज़ीरो बन जाएगी, और ऊपर से जो पहले वाली हमारी ज़ीरो है वो भी ख़राब नहीं होंगी, तो मैं वो भी यहाँ पर लगा देता हूँ, इससे हमारी कैलकुलेशन उतनी ही कम होगी। तो मैं अगेन C3 पर ऑपरेट करने वाला हूँ, C3 माइनस C2। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मेरे जैसे ही करना है, आप यहाँ से इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो कॉलम 1 को वैसे ही लिखो, कॉलम 2 को भी वैसे लिखो, तो कॉलम 3 पर अगेन मुझे ऑपरेशन लगाना है, तो C3 माइनस C2, 0 माइनस 0 0, माइनस C, कितना आएगा 0। C3 में C माइनस B है, यहाँ पर है b प्लस सी, तो कितना आएगा c माइनस b माइनस सी, तो ये भी कैंसिल आउट, तो माइनस 2b, यहाँ पर 0 माइनस 2b।
तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। अब इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ। तो एक्सपैंडिंग थ्रू अब आपको पता है हम हमेशा रो 1 से ही इसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो हमारे पास कितना आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी, बड़ी ब्रैकेट डाल लो 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आया -c0 b प्लस सी -2b माइनस 0। वैसे तो लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 0 इन समथिंग 0 ही आएगा। तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो a b 0 -2b, उसके बाद कितना आएगा +0। इसको भी लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो a -c b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी। तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 2bc माइनस b प्लस सी इंटू 0 माइनस 0, यहाँ पर कितना आएगा -2ab माइनस 0, यहाँ पर आएगा ab प्लस ac माइनस कितना आएगा -bc। बट इसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2a स्क्वायर bc, यहाँ पर रह गया 2bc माइनस 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा। तो 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। अब ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, और यही तो हमें प्रूव करना था, और हमने बड़ी ही ईजिली कर दिया। देखो प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने किया। सबसे पहले हमारी मैपिंग ने बताया कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाला a b और c। उसके बाद जस्ट मैंने 0 बनाने की कोशिश की। आप चाहे कोई भी स्टेप उठा के देख लो, आप यहाँ से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, मुझे लगा कि एक 0 और बना लेते हैं। एक्सपेंड तो करना आपको आता ही है, इसलिए मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा स्टेप भी बता दिया। देखो यहाँ पर हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा की है ना, अगर हम यहाँ पर एक्सपेंड करते तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, अगर हम यहाँ पर करते तो थोड़ी सी और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो जितने आप स्टेप्स प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीज़ करोगे, उतनी ही कम कैलकुलेशन आपके यहाँ पर होगी, और हमने इसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। इफ़ a इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 and b is equal to 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, then find AB का होल इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली ये एक इनवर्स का क्वेश्चन है, और इनवर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है मैट्रिसेस के अंदर भी। एक्सरसाइज 3.4 में हमने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को पढ़ा था, और सेम वे से डिटर्मिनेंट के अंदर भी हमने 4.5 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इन्वर्स के बारे में पढ़ा था। अब आपको याद होगा कि मैट्रिसेस में तो हमने मतलब कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाला था। अब बेसिकली डिटर्मिनेंट में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी इन्वर्स की। अब उसके बाद आपको यह याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था कि ए बी का इन्वर्स जो होता है ना, वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा। इस फॉर्मूले के बिना हम ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब देखो हमें ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई करना है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हमें ए इन्वर्स दिया हुआ है, अब बी दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि ए बी का होल इन्वर्स। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है, सबसे पहले ऐसा करो, लेट ए बी इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है ना। एंड वी नो जो ए बी का इनवर्स होता है वो उल्टा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स।
ठीक है। अब आपको पता है ए इनवर्स आपके सामने यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है और बी इनवर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अब हमारा जो टारगेट है, देखो अब हमें करना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड बी इनवर्स। तो बेसिकली हमें बी इनवर्स को फाइंड करना है, ठीक है। और बी इनवर्स को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला एडजॉइंट बी इंटू 1/b डिटर्मिनेंट। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स वाला क्वेश्चन होता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट b इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब देखो ये क्वेश्चन भी इन्वर्स वाला है और ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट पूछने का ढंग जो है वो बदल गया। 4.5 में हमने सभी क्वेश्चंस कैसे किए थे, इसका इन्वर्स निकाल दो, उसका इन्वर्स निकाल दो, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का जो ढंग है वो बदल गया, जानबूझ के हमें ए इन्वर्स दिया हुआ है। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर लिखा हो कि ए ऐसा है बी इन्वर्स ऐसा है, तो कोई भी वो चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपको पता है डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू आपको पता है एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, हम हमेशा रो 1 से ही इसको एक्सपैंड करते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 3 0 -2 1। उसके बाद होता है माइनस, यहाँ पर है 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा -1 0 0 1। नेक्स्ट होता है प्लस, अब यहाँ पर कितना है -2, तो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो -1 3 0 -2, ठीक है। अब हमेशा की तरह आपको पता है लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, 3 × 1 3 -2 को 0 से किया 0 -2, -1 को 1 से किया -1 माइनस 0 को 0 से किया 0 -2, -1 को -2 से किया +2, -3 को 0 से किया 0। तो हमारे पास यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 3 -2 × -1 -2 × 2, तो which implies b determinant is equal to 3 + 2 - 4, तो कितना आ गया 1। तो which implies b determinant कितना आ गया 1, which is not equal to 0। और अगर ये 0 नहीं है therefore b inverse exist। और अगर b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट b हमें चाहिए। और एडजॉइंट को निकालने के लिए हमें को फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, को फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले a11, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, ये हमने 4.5 में बहुत अच्छे से किया है। तो a11 मतलब 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। ये सब कुछ हमने डिटर्मिनेंट में भी किया है, तो सेम उसको कॉपी कर दो, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, बेसिकली हमें बस नॉन डिटर्मिनेंट नॉन को फैक्टर फाइंड करने हैं। अगर वो फाइंड हो गए तो हमारा काम बन गया। 1 + 1 2 2 मतलब इवन मतलब प्लस, ठीक है। 3 को 1 से किया 3 -2 को 0 से किया 0, तो कितना आ गया 3। नेक्स्ट को फैक्टर a12, तो -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो -1 0 0 1, सेम वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 1 + 2 कितना होगा 3 3 मतलब ऑड मतलब -1 को 1 से किया -1 -0 +1। नेक्स्ट a13 -1 की पावर 1 + 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो -1 3 0 -2,
तो 1 + 3 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर 2 आएगा -0, तो कितना आ गया 2। अब जो बाकी 6 को फैक्टर्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, हमने 3 को फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे, तो नेक्स्ट करते हैं A21, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 2 -2 और 1। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 1 मतलब 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, 2 को 1 से किया 2, -2 को -2 से किया 4, तो कितना आएगा आपके पास -2, तो मतलब +2। नेक्स्ट करते हैं A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना रह गया 1 -2 0 1, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 1 को 1 से किया 1, -2 को 0 से किया 0, तो कितना आ गया 1। A23, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 1 2 0 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, 1 को -2 से किया -2, 2 को 0 से किया 0, +2। नेक्स्ट A31, तो -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 2 -2 3 0, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 1 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 0 -3 को -2 से किया -6, तो कितना आ गया +6, ठीक है। अब सेम वे से A32, तो -1 की पावर 3 + 2, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 1 -1 -2 0, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, 1 को 0 से किया 0, -1 को -2 से किया +2, तो +2। अगर आपसे एक भी प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए आपने इनको बहुत ध्यान से करना, और मैं भी आपको उसी तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी तरह से, ताकि माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो, ठीक। तो 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 3, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, बस इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है कि इसमें गलती होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक भी माइनस प्लस में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, 3 -2 को -1 से किया -2, तो 3 + 2 मतलब 5, तो मैंने सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपको पता, अब हम क्या करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है। तो ये हमारी एक 3 × 3 को फैक्टर मैट्रिक्स आ गई। मुझे इसका करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट बी। फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दो 3 1 2 2 1 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो मुझे मेरा एडजॉइंट बी मिल गया। अब एडजॉइंट बी मिलते ही मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता हमने बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया था, एडजॉइंट बी हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया, तो मैंने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ये 1/1 1 ही होता है, और 1 को जो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आपको पता है नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी इन्वर्स की,
और उसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स आपके सामने है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसको भी लिख लेते हैं 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, अब आपको पता है इसका ऑर्डर 3×3, इसका ऑर्डर भी 3×3, और जस्ट आपकी नॉलेज के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, यहाँ पर सेम ही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, विच एम्प्लाइज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करते हैं, और हमेशा की तरह मैं रफ में लिख रखा है। ठीक है, तो पहली रो को, इसकी रो को पकड़ लो, इसकी कॉलम को, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से किया 9, 2 को -15 से किया -30, 6 को 5 से किया +30। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ हमें करना है, तो करते हैं। 3 को -1 से किया -3, 2 को 6 से किया 12, 6 को -2 से किया -12। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। 3 को 1 से किया 3, 2 को -5 से किया -10, 6 को 2 से किया 12। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेम वे से सेकेंड रो को पकड़ लो, फर्स्ट कॉलम, तो करते हैं। तो 1 को 3 से किया 3, 1 को -15 से किया -15, 2 को 5 से किया 10। अब सेकंड कॉलम को पकड़ लो, तो 1 को -1 से किया -1, 1 को 6 से किया 6, 2 को -2 से किया -4। लास्ट कॉलम है, इसको भी करते हैं। 1 को 1 से किया 1, 1 को -5 से किया -5, 2 को 2 से किया 4। अब लास्ट कॉलम की, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। 2 को 3 से किया 6, 2 को -15 से किया -30, 5 को 5 से किया 25। अब सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 2 को -1 से किया -2, 2 को 6 से किया 12, 5 को -2 से किया -10। लास्ट कॉलम, लास्ट रो, लास्ट कॉलम, तो वो भी कर लेते हैं। 2 को 1 से किया 2, 2 को -5 से किया -10, 5 को 2 से किया +10। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया। ठीक है, तो अब जस्ट आंसर लिखना है, तो विच एम्प्लाइज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये कट हो गया तो यहाँ पर 9 रह गया, या ये कट हो गया तो यहाँ पर -3 रह गया। अब 12 + 3 15 -10, यहाँ पर 5 रह गया। 13 यहाँ -2 रह गया, यहाँ पर 6 -5 1 रह गया। 0 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। तो ये हमारा है ए बी इनवर्स का आंसर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट क्वेश्चन को पूछने का ढंग बदल गया। ए इनवर्स की वैल्यू गिवन थी, बी मैट्रिक्स गिवन था, और ए बी का होल इनवर्स पूछा था, तो हमारे पास फॉर्मूला था बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स पता ही था हमें, बी इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये 2 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, उसमें 2 पार्ट्स हैं, और वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, तो आज की वीडियो में वो कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करवाऊंगा। वो सिंगल क्वेश्चन ही काफ़ी टाइम लेगा मेरा, तो इसलिए उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।